अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम रूट्स और ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे। अब इसके लिए जो ये टॉपिक है ये है तो छोटा सा, इसमें बेसिकली आपने बस ये टेबल को पढ़ लेना है और इस टेबल को याद कर लेना है, क्योंकि इस टेबल इस मोर देन ये जो टेबल है मोर देन एनफ, इसमें सारे रूट्स लिखे हुए हैं, एब्जॉर्प्शन पैटर्न, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, एग्जांपल इसमें सब दी हुई हैं। तो उसकी वजह से मैं एक तरह से थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ इस टॉपिक का। होता क्या है कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, देयर इज एंट्रल, पेरेंटल एंड सम अदर्स। एंट्रल सारे वो रूट्स होते हैं जो कि आप किसी भी ड्रग को बाय माउथ लेते हैं, और आई होप हम सब ने अपनी लाइफ में किसी न किसी वक्त एंट्रल मोड के थ्रू हमने लिया ही होगा। एंट्रल में आपकी ओरल आ जाती है, सबलिंगुअल आ जाती है एंड बकल आ जाती है। सबलिंगुअल एंड बकल क्या होते हैं कि सबलिंगुअल में आप जबान के नीचे रखते हैं किसी दवा को, फिर वो वहां से डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाती है ब्लड स्ट्रीम में। बकल में क्या होता है कि आप वही दवा को अपने जो जबान है उसकी चीज, उसको जो दवा होती है उसको चीक्स और गम्स के साथ लगा के रखते हैं, फिर वो वहां से इजीली डिजॉल्व होकर एब्जॉर्ब हो जाती है ब्लड स्ट्रीम में। अब ओरल क्या होती है? ओरल ये होती है कि जो जिस तरह जब भी कोई बुखार हुआ होगा, हम जो पैराडोल वगैरह लेते हैं हम ओरली लेते हैं, और वो फिर जाती है आपके पूरे होल जीआई ट्रैक्ट में, एसोफेगस में, स्टमक से आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब जो हम ड्रग्स लेते हैं ना ओरली, इनका एक तो सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि इट इज द मोस्ट कॉमन रूट ऑफ इट्स मोस्ट कॉमन मेथड, इट इज द मोस्ट मतलब कॉमन मेथड एडमिनिस्ट्रेशन का। इट इज कन्वीनियंट, इकोनॉमिकल, इजीली सेल्फ एडमिनिस्ट्रेट हो जाते हैं ओरली, और सब लिंगुअल और बकली भी इजीली सेल्फ एडमिनिस्ट्रेट हो जाते हैं। इसमें ओरल में एक जो मसला आता है वो ये आता है कि कुछ आपके हमें पता है कि वो जाते हैं स्टमक में सबसे पहले। अब स्टमक की जो एनवायरनमेंट होती है इट इज हाईली एसिडिक, तो देर आर लॉट्स ऑफ ड्रग्स विच हुज एक्शन इज अफेक्टेड बाय स्टमक एनवायरनमेंट, क्योंकि वो कुछ ऐसे ड्रग्स, बल्कि कुछ नहीं काफी ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि स्टमक में जाके फिर आपके डैमेज हो सकते हैं उस एनवायरनमेंट से, जिससे फिर उनकी जो बायोअवेलेबिलिटी होगी वो कम हो जाएगी। तो उन ड्रग्स को हम फिर प्रिपेयर कैसे करते हैं, दो उनके मेथड्स देखे गए हैं ताकि उनके उनकी जो डैमेज है उसको प्रिवेंट किया जा सके। वो ये है कि कुछ ड्रग्स को एंटेरिक कोटेड प्रिपरेशन के थ्रू बनाया जाता है, कुछ को एक्सटेंडेड रिलीज प्रिपरेशन में। एंटेरिक कोटेड में आपकी एग्जांपल आ जाती है सारे आपके प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स की, जिस तरह ओमेप्रोजोल हो गया एंड आपके एस्पिरिन वगैरह हो गई, जो कि स्टमक को अफेक्ट कर सकते हैं। उन ड्रग्स की हो गई। बेसिकली एंटेरिक कोटेड में करते हैं क्या है कि हम इन ड्रग्स को ऐसे इंग्रेडिएंट से कोट कर देते हैं जिससे होता है कि वो स्टमक में जाके उनका एक्शन नहीं होता, स्टमक में जाके या वो डैमेज नहीं होते, बल्कि एंटेरिक कोटेड वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके फिर इजीली जो उनकी कोटिंग होती है वो डिजोल्व हो जाती है, वहां पे वो इजीली ड्रग रिलीज हो जाता है, फिर वहां पे वो जाके जो उसने एक्शंस करने होते हैं वो ड्रग अपने एक्शंस परफॉर्म कर लेता है। दिस इज एंटेरिक कोटेड प्रिपरेशन। एक्सटेंडेड रिलीज में क्या होता है कि काफी आपके ऐसे ड्रग्स होते हैं जिनको हमें प्रोलॉन्ग टाइम ड्यूरेशन के लिए जीआई ट्रैक्ट में रखना होता है ताकि वो अपना एक्शन प्रोड्यूस करते रहें। या कुछ आपके ऐसे ड्रग्स होते हैं जिनकी हाफ लाइफ कम होती है, तो हम चाहते हैं कि उनका जो इनका एक्शन है वो ज्यादा देर तक बॉडी में रहे। तो उसके लिए होता क्या है, जिस तरह यहाँ पे मॉर्फिन की एग्जांपल दी गई। अब मॉर्फिन की हाफ लाइफ है 2 to 4 आवर्स। अगर हम दिन में इसका मॉर्फिन का एक्शन कराना चाहते हो तो हमको मॉर्फिन को अबाउट 6 टाइम्स देना होगा रोज, ताकि मॉर्फिन का इफेक्ट प्रोड्यूस हो सके, क्योंकि इसकी हाफ लाइफ कम है। तो हमने अब हम अगर 6 दफा किसी बंदे को मॉर्फिन देंगे तो उसको उससे टॉक्सिसिटी भी हो सकती है, ओवरडोज भी हो सकता है। तो इसके लिए हमने उस प्रॉब्लम के लिए हमने वो निकाला कि सोल्यूशन क्या निकाला कि एक्सटेंडेड रिलीज प्रिपरेशन। इसमें क्या करते हैं, जो मॉर्फिन हम बनाते हैं उसको हम फिर ऐसे कोट कर देते हैं कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स के साथ, उसको बनाते हैं, जिससे होता क्या है कि वो जब जीआई ट्रैक्ट में जाती है तो एक्सटेंडेड रिलीज वो ज्यादा टाइम तक अपना जो एक्शन है वो क्या कहते हैं सस्टेन रहेगी वहां पे जीआई ट्रैक्ट में, और ज्यादा टाइम तक अपना जो उसकी वो होती है एक तरफ से कह रहे हैं जो उसकी डोसेज होती है ज्यादा टाइम तक, ज्यादा प्रोलॉन्ग टाइम तक वो अपना एक्शन प्रोड्यूस करती रहेगी। तो उसको जब हम एक्सटेंडेड रिलीज प्रिपरेशन के थ्रू बनाते हैं मॉर्फिन को, तो ये देखा गया कि हमें उसकी जो डोसेज चाहिए होती है वो ओनली अबाउट 2 डोज चाहिए होती है दिन में। और इन्होंने पूरे इस पैराग्राफ में बताया कि एक्सटेंडेड रिलीज मेडिकेशन स्पेशल कोटिंग्स और इंग्रेडिएंट्स दैट कंट्रोल ड्रग रिलीज देयर बाय अलाउइंग फॉर स्लोअर एब्जॉर्प्शन एंड प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, और दे कैन बी डोज लेस फ्रीक्वेंटली एंड मे इम्प्रूव पेशेंट कंप्लायंस ईयर फॉर मे कंसंट्रेट। और इनकी जो वो होती है, जो इनकी कॉन्सेंट्रेशन होती है वो विद इन थेराप्यूटिक रेंज होती है ओवर अ लॉन्गर ड्यूरेशन एज अपोज टू इमीडिएट रिलीज। और इसका उन्होंने यही बताया हुआ है कि फिर अगर आपको ज्यादा देर तक किसी भी ड्रग का चाहिए हो एक्शन तो उसको हम एक्सटेंडेड रिलीज प्रिपरेशन से करते हैं। बाद में आपकी सबलिंगुअल और बकल आ जाती है। सबलिंगुअल और बकल में सबसे एडवांटेजेस क्यों होती है, क्योंकि ये डायरेक्टली आपके माउथ से एब्जॉर्ब हो रही है ब्लड स्ट्रीम में, इसको जीआई ट्रैक्ट में नहीं जा रहा, तो यानी ये जीआई ट्रैक्ट के एनवायरनमेंट से प्रोटेक्टेड रहती है। लेकिन सबलिंगुअल और बकल की जो एडमिनिस्ट्रेशन है इनमें डिसएडवांटेज क्या आता है कि आपकी जितनी भी आप सारी ड्रग्स को इस मेथड के थ्रू नहीं ले सकते।
देयर आर ओनली सम ड्रग्स जो कि सबलिंगुअली या बकली दी जा सकती हैं, सारी ड्रग्स सबलिंगुअल बकल मोड के थ्रू नहीं दी जा सकती। एंड कभी कभार ऐसा भी होता है कि पेशेंट अगर समझे कोई सबलिंगुअल ड्रग दी हो तो ऐसा, या बकल ड्रग दी हो, तो उससे हो सकता है कि पेशेंट आपका मिस्टेकनली उस ड्रग को स्वॉलो कर ले। तो इस तरह के मोड में बस ये डिसएडवांटेज आते हैं। वैसे इसका जो मोस्ट एडवांटेज होता है वो ये होता है कि अवॉइडेंस ऑफ फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये होता क्या ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे फार्माकोकाइनेटिक्स की। तो सबलिंगुअल और बकल का जो एडवांटेज है वो सबसे बड़ा ये है कि इट अवॉइड्स फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। फिर हम आते हैं पेरेंटल में। पेरेंटल में आपकी सारी वो ड्रग्स आ जाती है जो हम एक तरफ से इंजेक्शन के थ्रू देते हैं, वो ड्रग्स जो कि डायरेक्टली सिस्टेमिक सर्कुलेशन में अब्सॉर्ब हो जाती हैं, इनको माउथ से लेने की जरूरत नहीं होती है। अब इनमें सारी वो ड्रग्स आ सकती हैं जो कि कहते हैं जो जीआई ट्रैक्ट में, जो जीआई की इन्वायरमेंट में काफ़ी अनस्टेबल हो, या जीआई के ट्रैक्ट में इजीली अब्सॉर्ब नहीं हो पाती हो, या उन पेशेंट्स के लिए जो कि अनकॉन्शियस हो, जो अनकॉन्शियस होगा वी नो कि वो ओरली नहीं ले सकता, तो उनको हम फिर अपना पेरेंटल मेथड्स के थ्रू देते हैं। पेरेंटल में कौन कौन से मोड्स आ जाते हैं? मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इंट्रावीनस, उसके अलावा फिर सबक्यूटेनियस, इंट्रामस्कुलर, इंट्राडर्मल, इंट्रा आर्टिकुलर, इंट्रा आर्टीरियल, ये सारे मेथड्स इसमें आ जाते हैं। और इनका सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि ये आपकी इमरजेंसी सिचुएशन में भी सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये डायरेक्टली सिस्टेमिक सर्कुलेशन में अब्सॉर्ब हो जाती हैं। और जो इंट्रामस्कुलर है, इंट्रामस्कुलर का एडवांटेज सबसे बड़ा ये है कि इंट्रामस्कुलर जो है वो पेशेंट खुद भी यूज कर सकता है। मतलब आप खुद किसी आपको स्पेशल जिस तरह इंट्रावीनस मिली स्पेशल उसकी रिक्वायरमेंट होती है, किसी प्रोफेशनल की रिक्वायरमेंट होती है जो इंट्रावीनस सही से डाल सकता है, सिर्फ वही डाल पाएगा। वेरस इंट्रामस्कुलर में ये कि इंट्रामस्कुलर कोई भी डाल सकता है आराम से, पेशेंट खुद भी इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन अपने अंदर डाल सकता है। तो ये किसके इंट्रामस्कुलर की इंपॉर्टेंट बात है। उसके अलावा सबक्यूटेनियस आ जाता है, इंट्राडर्मल आ जाता है, ये उन्होंने दिखाए हुए। इंट्रावीनस डायरेक्टली वेन में जाता है, इंट्रामस्कुलर सिर्फ ये मसल के लेवल तक जाता है। जो सबक्यूटेनियस होते हैं वो यहाँ पे हम देख सकते हैं वो सबक्यूटेनियस टिश्यू के लेवल तक जाता है, जो हाईली सबक्यूटेनियस टिश्यू के लेवल पे जाता है। और जो इंट्राडर्मल होता है वो डर्मल लेयर तक जाता है, जो कि डर्मिस तक जाता है, जो कि काफ़ी वेस्कुलर लेयर है। इनके जो डिसएडवांटेजेस होते हैं सबसे इंपॉर्टेंट यही होते हैं कि इसमें देयर इज अ चांस ऑफ पेन, जब हम पेशेंट को इंजेक्शन देंगे तो उसको पेन होगा। देयर इज अ चांस ऑफ फेयर, क्योंकि कुछ लोग को हमें पता है इंजेक्शन का डर होता है। एंड देयर इज अ चांस, क्योंकि हम इसको इंट्रावीनसली दे रहे हैं या इंट्रामस्कुलर दे रहे हैं, सो देयर इज अ चांस ऑफ हेमोराज, देयर इज अ चांस ऑफ हेमोलिसिस, देयर इज अ चांस ऑफ लोकल टिश्यू डैमेज, एंड देयर इज ऑल्सो चांस ऑफ एनी नेक्रोसिस टू सम पार्ट्स ऑफ टिश्यू। ये इसके सारे डिसएडवांटेज होते हैं क्योंकि इनके लिए आपको काफ़ी स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक्स रिक्वायर्ड होती हैं इस तरह के मोड्स ऑफ, इस तरह के मेथड्स को देने के लिए। तो इंट्रामस्कुलर का भी जिस तरह डिसएडवांटेज ये है कि इट कैन कॉज इंट्रामस्कुलर हेमोराज और पेनफुल हो सकता है। सबक्यूटेनियस में भी पेन हो सकती है या नेक्रोसिस हो सकती है अगर वो जो ड्रग है वो इरिटेटिंग हो। और इंट्रावीनस में भी यही है कि स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक्स आर रिक्वायर्ड। ये इनका डिसएडवांटेज होते हैं। बाकी जो उन्होंने अदर बताए हुए, अदर में आपके आ जाते हैं ओरल इनहेलेशंस। ओरल इनहेलेशंस क्या होती हैं? आपके जो नेजल स्प्रे हो गए, जो नेजल रूट से जाती हैं। और ये इनका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, ये उन पेशेंट्स को दी जा सकती हैं जिनको क्या कहते हैं, जिनको कोई भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो, जिनको लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल यदि जिनको एस्मा हो या जिनको सीओपीडी हो, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज हो, तो इस जो इनहेलेशन वाले ड्रग्स होते हैं वो इन तरह के पेशेंट्स को ईजिली दिए जा सकते हैं। और इसके बस डिसएडवांटेज क्या होता है कि ये देयर इज अ चांस कि जो ड्रग है, क्योंकि हम उसको नोज के थ्रू दे रहे हैं या वो नेजल स्प्रे की फॉर्म में दे रहे हैं, सॉरी इनहेलेशन के थ्रू दे रहे हैं, नेजल स्प्रे नहीं, इनहेल करने को दे रहे हैं, सो देयर इज अ चांस कि वो जो ड्रग है वो आपका ब्रेन तक जा सकता है। उसके अलावा इसका डिसएडवांटेज क्या है कि जो कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको मे भी थोड़ी डिफिकल्टी हो इनहेलर यूज करते हुए। इसके बाकी इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेजेस नहीं है। बाद में जो उन्होंने दिखाए हुए यहाँ पे वो इंट्राथीकल, इंट्रावेंट्रिकुलर, इवन तो यहाँ पे नहीं लिखे हुए। बेसिकली इंट्राथीकल, इंट्रावेंट्रिकुलर इसके जब आप कोई भी ड्रग देते हैं अपनी सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में, मोस्ट इंपॉर्टेंट बाय लंबर पंक्चर। इसमें हम लंबर पंक्चर के थ्रू सीएसएफ में कुछ ड्रग्स देते हैं जिनका हमको मोड ऑफ एक्शन, जिनकी जो हम डेस्टिनेशन चाहते हैं वो डायरेक्टली सीएनएस में चाहते हैं, तो उन ड्रग्स को हम इंट्राथीकल या इंट्रावेंट्रिकुलर देते हैं आपके जो ब्रेन का वेंट्रिकुलर सिस्टम होता है वहां पे। टॉपिकल में सारे वो ड्रग्स होते हैं जो आप थ्रू ऑइंटमेंट्स या जो आप थ्रू क्रीम्स के थ्रू लेते हैं। सारे वो ड्रग्स इस तरह ऑइंटमेंट्स आ गए, क्रीम्स आ गई एंड आई ड्रॉप्स आ गए, ये सारे टॉपिकल होते हैं। इनका एडवांटेज क्या है कि ये जो लोकल इफेक्ट है, जो लोकल डिजायर्ड इफेक्ट है वो प्रोड्यूस करते हैं। और किसी भी लेट्स सपोज कोई स्किन में इरिटेशन हो गई हो या कोई आई में इरिटेशन हो गई हो, कंजंक्टिवाइटिस हो गया, तो उसमें आई ड्रॉप्स की फॉर्म में हम उनको इस तरह के ड्रग्स को दे सकते हैं।
उसका बस डिसएडवांटेज यही होता है कि देयर इज सम सिस्टेमिक एब्जॉर्प्शन कैन अकर एंड इट इज अनसुटेबल फॉर ड्रग्स विद हाई मोलिकुलर वेट और पुअर लिपिड सॉल्युबिलिटी। तो इसका बस यही दो डिसएडवांटेज हैं। बाकी ट्रांसडर्मल एंड रेक्टल। ट्रांसडर्मल पहले कर लेते हैं। ट्रांसडर्मल उन्होंने ये देखा हुआ ट्रांसडर्मल डर्मल पैचेस के थ्रू होता है। इसमें क्या होता है कि इस तरह एक पैच होता है, ये जो अब लगाते हैं, और इसका फिर ये मोड ऑफ एक्शन दिखाया हुआ है कि ड्रग फिर इजीली सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू आपका डिफ्यूज करते रहते हैं सबक्यूटेनियस टिश्यू में, एंड फिर वो सबक्यूटेनियस टिश्यू से जाके वो फिर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ट्रांसडर्मल का उन्होंने यही हुआ है। ट्रांसडर्मल का भी सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि इट ऑल्सो बाईपासेस द फर्स्ट पास इफेक्ट और इट इज आइडियल फॉर दोज ड्रग्स दैट आर लाइपोफिलिक और जिनकी बायो अवेलेबिलिटी ओरली कम हो, तो उन ड्रग्स के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और इसके जो डिसएडवांटेज है वो यही है कि कुछ पेशेंट्स ऐसे हो सकते हैं जिनको एलर्जी हो और ट्रांसडर्मल पैचेस से, और कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि हाईली लाइपोफिलिक होते हैं, तो यही इनके डिसएडवांटेज होते हैं। लास्ट आपका होता है रेक्टल के थ्रू आप रेक्टली आप देते हैं क्या कहते हैं, जो आपका रेक्टल कैनाल होती है वहां से आप उन ड्रग्स देते हैं। उसमें क्या उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है? उसकी इंपॉर्टेंस ये होती है कि अगेन दे विल बाईपास द फर्स्ट पास इफेक्ट। और रेक्टल ड्रग्स की एडवांटेज ये होती है कि उसको आप एक तरफ से कह रहे हैं जो जीआईटी का ट्रैक्ट है, तो आप किस तरह समझाऊंगा, एक तरफ से आप पीछे वाली साइड से दे रहे हैं तो वो स्टमक के मीडियम में नहीं जाता, वो उधर से क्या कहते हैं डायरेक्टली इजीली और फर्स्ट पास इफेक्ट को अवॉइड कर लेता है। और ये उन पेशेंट्स को भी दिया जा सकता है जिन पेशेंट्स को ओरली ड्रग देने से वॉमिटिंग आ रही हो। अगर किसी को मतलब वॉमिटिंग आ रही हो ना और ओरली देने से एक ड्रग, तो हम उस ड्रग को एक तरह से रेक्टली दे सकते हैं ताकि वो फिर अपना एक्शन जाकर प्रोड्यूस कर सके। और अगेन उन पेशेंट्स को भी दे सकते हैं जो कि अनकॉन्शियस हो। अनकॉन्शियस पेशेंट्स को भी रेक्टली दिया जा सकता है। अनकॉन्शियस पेशेंट को मैंने आई थिंक बताया था पेरेंटल रूट के थ्रू भी दे सकते हैं, जो कि वीनों को ओरल में जब अनकॉन्शियस होंगे तो वो ओरली नहीं लेंगे, तो उनको पेरेंटल रूट्स के थ्रू भी दिया जा सकता है एंड उनको रेक्टली भी दिया जा सकता है। इसके बस डिसएडवांटेज ये है कि जो हम रेक्टली देंगे कोई ड्रग तो इट मे इरिटेट द रेक्टल म्यूकोजा एंड इट इज नॉट अ वेल एक्सेप्टेड रूट। तो बस इसके जो इम्पोर्टेंस है ना वो यही है। दिस टेबल इज इम्पोर्टेंट। ये टेबल आप सही से पढ़ लें, इस टेबल को सही से याद कर लें एंड देन ये आपको जो टॉपिक है ये इजीली समझ में आ जाएगा। तो आई होप ये समझ में आ गए हो। बस जो ये इन पेजेस में लिखा हुआ था वो मैंने उसको उसी का एक तरफ से ओवरव्यू दिया था एंड दैट वाज इट। थैंक यू।